आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आज आम महोत्सव का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 12 से 14 जुलाई तक आम महोत्सव का आयोजन यह किया गया है, जहां पर देश भर के अलग अलग किस्मों के आमों को एक छत के नीचे लोगों के लिए बाकायदा प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। गत वर्ष उद्यान विभाग की टीम, आज के मुख्य सचिव भी थे और हमारे मंत्री, उद्यान मंत्री भी थे और अन्य अधिकारी भी गए थे। मास्को में गए थे, वहां पे इन्होंने आम महोत्सव किया था। वहां से भी इनको ऑर्डर मिले थे। लखनऊ अमरोहा के हमारे किसान गए थे। किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं, जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है। अच्छा दाम मिले, हमें यहां की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है, आम नागरिक के लिए भी आम उत्पादित करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है। और यह क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है, हमारे यहां की औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए जो बागवान हैं उनमें भी यह क्षमता है। यही कारण है केवल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फसल होती है वह प्रदेश में और देश के लिए 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन कर देती है। यानी देश की कुल आम उत्पादन का 25 से 30% आम उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। और इसमें भी अलग अलग वैरायटी। आप पश्चिम में जाएंगे, सहारनपुर से लेकर के मेरठ के बीच में रटौल आपको मिल जाएगा। आप अमरोहा में आएंगे, दूसरी प्रजाति आपको मिलेगी। लखनऊ में आएंगे तो लखनऊ में आपको दशहरी मिल जाएगी। बस्ती में जाएंगे वहां पर अम्रपाली मिल जाएगा। गोरखपुर में जाएंगे गौरजीत मिल जाएगा। वाराणसी जाएंगे लंगड़ा मिल जाएगा। ऐसी अलग अलग जनपद की अलग अलग वैरायटी भी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से यह बड़ी खबर है, 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बीजेपी बढ़ेगी और विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का संकल्प भी लिया जाएगा। बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। भूपेंद्र चौधरी भी यहां पहुंचेंगे, राजनीतिक प्रस्ताव में वो भी रखेंगे और धर्मपाल सिंह कार्यक्रमों की योजना भी रखेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तमाम दिग्गज शामिल होंगे इसमें और धर्मपाल सिंह कार्यक्रमों की योजना को रखेंगे। और इसी के साथ 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और समिति की बैठक में तमाम जो राजनीतिक प्रस्ताव हैं वो भी रखे जाएंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ। और ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सरकार के फैसले पर, सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है, शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। सीएम ने अफसरों से कहा है कि टीचर से बातचीत की जाए और बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जाए। स्कूल जाकर सीनियर अफसर हाजिरी लगाएंगे और जनपद स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाने की बात भी ये सामने आ रही है। तो देखिए, अटेंडेंस को लेकर जो है शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के फैसले के खिलाफ वो हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के भाई के लखनऊ स्थित निजी आवास में चोरी की घटना सामने आई है। यह घटना इंदिरा नगर के सेक्टर 21 में स्थित आवास पे हुई है। 2 महीने से यह बंद पड़ा था और सूचना मिलते ही पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके बड़े भाई के घर में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर अलर्ट मोड पर है। अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले
15,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी फ्रॉड का मामला सामने आया था, जिसके चलते आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानसून की। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है, यूपी के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, बाढ़ की वजह से कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। तस्वीर आपके सामने है, देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। बहुत से ऐसे इलाके जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया, हेलीकॉप्टर से वो खुद जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैक टू बैक मीटिंग भी हो रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक तरफ नदी नाले उफान पर हैं और कटान के चलते गांव की तरफ पानी बढ़ रहा है और कई गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लोग घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, यूपी के कई जिले जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले उमस भरी गर्मी, लेकिन अब बरसात की शुरुआत हुई तो आलम यह है कि बाढ़ के चलते लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बदायूं, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर, सीतापुर, श्रावस्ती और मुरादाबाद की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग अब दूसरी जगह जा रहे हैं और नाव का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। हालांकि अधिकारियों के खिलाफ सरकार एक्शन भी लेती भी नजर आ रही है और साफ साफ ये कह दिया कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले से ही ये पूरा प्लान तैयार होना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। सड़कें आप देखिए पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पर तालाब है, कहां पर सड़क है। आलम यह है कि गांव के गांव बाढ़ की चपेट में हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पूरा जिला बाढ़ की विभीषिका से इस वक्त दो चार हो रहा है और ऐसे में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। दरअसल तस्वीर आप देखिए, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दो भाई अपनी बहन के शव को बारी बारी से कंधों पर लेकर रेलवे लाइन के किनारे रोते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं और उसके बाद शव के किनारे रोने लगते हैं, फिर शव को उठाकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दृश्य आप देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये 3 विंडो हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें। बहन का शव इनके कंधे पर है, साफ साफ तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, पूरा जो ट्रैक है वो पानी में डूबा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, नहीं मिल रहा है बेहतर इलाज, जिस वजह से बहन नहीं बच पाई और अब भाई कंधे पर उसका शव ढो रहे हैं। यातायात के कारण अगर रोड खुला होती तो हम लेकर बेहतर लोगों को दिखा सकते थे, बेहतर डॉक्टरों को दिखा सकते थे। कहाँ रहते हैं आप? हम रहने वाले हैं दुधबा रेंज के अंदर रहता है, किशनपुर कांप कटैया से कांप के निवासी है। यहाँ पे चाचा के यहाँ पे रहते हैं, स्टडी करते, यहीं पे रहकर स्टडी करते थे। अच्छा, हाँ। पहले से बीमार थी? 8 दिन पहले बीमारी थी, तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 दिन से बहुत दिक्कत मालूम हुई, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया रहता था, तो कुछ बेहतर बोला कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन रुकती नहीं थी। फिर आज जवाब दे दिया? बस यही बोली, पापा को दिखाओ, बात बोली नहीं, दोबारा उठ ही नहीं सकी। तो ये तस्वीरें आप देखिए और आपने सुना कि किस तरह से बेहतर इलाज नहीं मिला और उस वजह से यह घटना घटी है। पहले से बीमार चल रही थी लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं मिले, अच्छा इलाज नहीं हुआ, जिसके चलते यह घटना घटी है। एक तरफ बारिश कहर बरपा रही है, रास्ते जो हैं वो पूरे तालाब में तब्दील हो चुके हैं, आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं बचा, बेहतर इलाज नहीं मिला, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन अब दोनों भाई कंधों पर बारी बारी से अपने बहन के शव को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई ये तस्वीरें झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। इसके बाद से कई सवाल भी उठते हैं कि जो तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उन दावों की पोल खोलती है तस्वीरें। आज ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। और ये आप तस्वीरें आप देखिए, भाई जो हैं वो अपने कंधों पर बहन के शव को बारी बारी से ढो रहे हैं। भारी बारिश के चलते जो रास्ते हैं वो बिल्कुल तालाब में तब्दील हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। एक तरफ बेहतर इलाज नहीं मिला, दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लेकिन सवाल बार बार वही उठता है कि जो लाख दावे किए जाते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, लेकिन गरीबों के लिए वो नहीं है, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं।
ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली और सवाल भी पूछ रही हैं। राजेश, आपको मेरी बात मिल पा रही है? ये बताना चाहेंगे कि लखीमपुर में इस समय बाढ़ के हालात बहुत ही गंभीर चल रहे हैं जी। जहाँ पे बारिश में मचाया हुआ वही बाढ़ से जो पानी छोड़ा गया है नेपाल से, उसने भी पैर मचा रखा है। इसमें पलिया तहसील, निगासन तहसील और धोरा तहसील, भोला तहसील, इन तहसीलों में ज्यादा ही बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हुई है। कल की घटना है कि एक लड़की जो कि उसको टाइफाइड बुखार था, उसको पलिया में थी, बाइक से चलते उसको इलाज नहीं मिल पाया, जिससे डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अब उसको साधन नहीं मिल पाना जी, बहुत बड़ी समस्या थी। तो उनके भाइयों ने करीब 5 किलोमीटर कंधे पे बहन के सौ को ले जाके सब घर पे पहुंचे हैं जी, तो बहुत ही भावुक कर देती है तस्वीर थी। जिसने देखा है उसके आंखों में आंसू आ गए हैं। बिल्कुल राजेश, वो तस्वीरें हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, हालांकि हम साफ साफ तो नहीं दिखा सकते, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल ये है कि घटना तो घट गई, भाई अपनी बहन के शव को कंधे पर ढो रहे हैं, वो रो भी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है क्या उन तक ये खबर पहुंची है? हालांकि अमूमन पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, बाढ़ जैसे हालात है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जहाँ के जनप्रतिनिधि उनके कानों में खबर पहुंची है और जिला प्रशासन को भी खबर पहुंची है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाएं जो है ज्यादा से ज्यादा बहाल करने की सुविधा में लगा हुआ है, जितनी जल्दी बहाल हो जाए क्योंकि और वाहन जो आवागमन है उसको भी बहाल करने में लगा हुआ है। ठीक है राजेश, लेकिन जहां पर यह घटना घटी हम देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक के जस्ट साइड से चलते हुए दोनों भाई अपनी बहन के शव को लेकर चल रहे हैं। क्या कोई मेन रोड नहीं है? अगर मेन रोड है तो वहां पर स्थिति कैसी अब इस वक्त बनी हुई है? क्योंकि ये तो पहली घटना है, बरसात की शुरुआत है, कई लोग और भी आगे क्योंकि बरसात में बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती हैं, लोग बीमार भी पड़ते हैं, उनके लिए किस तरह से प्रशासन और सरकार की तरफ से कदम आगे उठाया जाएगा ताकि ऐसी तस्वीरें दोबारा सामने ना आए? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, लखीमपुर खीरी में जो सरिया तहसील है, सरिया तहसील सरिया शहर जो है बिल्कुल टापू बना हुआ है, उसके चारों तरफ के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। रोड पे करीब करीब 1.5 से 2 फुट पानी चल रहा है और जहाँ पे पुलिया और जहाँ पे पुल थे वहाँ पे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे जो दिखाया गया है चलते हुए, तो रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चले जो रेलवे ट्रैक छोटा बना होता है। ठीक है, चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाढ़ की चपेट में शाहजहांपुर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी पानी यहां पर भरा हुआ है, कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। बरेली मोड़ की यह तस्वीर हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश के चलते आलम यह हो चुका है कि लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पानी का भाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से गाड़ी लेकर चलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आगे बढ़ भी रहे हैं। तो दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे ये है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार बारिश के चलते सड़कें लबालब पानी से भरी भी नजर आ रही हैं। हालांकि जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। गाड़ियां यहां पर खराब भी हो रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में लबालब पानी भरा हुआ है। कुछ गाड़ियां जो जहां पर बंद हो गई उसके बाद वो स्टार्ट नहीं हुई, धक्का मारकर उनको आगे पहुंचाया जा रहा है। 2 पहिया वाहन वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, बरसात की शुरुआत हो चुकी है और अब जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। लापरवाही पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रबंधन में लापरवाही पर नोटिस दिया गया, 5 आपदा विशेषज्ञों से भी जवाब तलब किया गया है। 2 दिन के अंदर यह जवाब देना होगा, अफसरों पर सख्ती से निपटा जाएगा, बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ ये की जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा उन्होंने लिया, हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैक टू बैक मीटिंग भी हो रही है। लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग अगर इसमें लापरवाही बरत रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बाढ़ राहत से जुड़े 7 लोगों को इनाम भी दिया गया है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। श्रावस्ती के 2 लोगों को इनाम दिया गया, 2 स्थानीय और पीएससी के 5 जवान इसमें शामिल हैं जिनको सम्मानित किया गया है। सीएम योगी ने 1-1 लाख रुपए का यह इनाम देने का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने बाढ़ राहत कार्य की जमकर तारीफ की है क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं।
हालांकि लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया, कुछ अफसर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया, उनको सम्मानित करने का ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से यह किया गया है और 1-1 लाख रुपए इनाम इनको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके कामों की जमकर तारीफ भी की और ये तस्वीर आपके सामने, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस आपदा के दौरान बहुत बेहतर काम किया है। तो ये तस्वीर आपके सामने 7 लोग जिनको इनाम दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। श्रावस्ती के 2 लोग इसमें शामिल हैं, उनको भी इनाम दिया जाएगा। और यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है। जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पहुंचे हैं और उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सड़कों में जल भराव होने के कारण यातायात बाधित हो गया। बाढ़ क्षेत्र की समस्याओं से पीड़ित लोगों को पूर्व मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। बाराबंकी में नवनियुक्त राजस्व निरीक्षक आयुष शुक्ला को किया गया सम्मानित। प्रयास जल जीवन सेवा समिति ने सम्मानित किया। अलीगढ़ में एमयू ने जीपीएस गुब्बारा किया लॉन्च। मौसम का अनुमान बताने वाला जीपीएस गुब्बारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। 1 घंटे बाधित रहा हवाई यातायात। आजीवन जेल में बंद रहेगा बुलंदशहर निवासी दरोगा प्रशांत यादव का हत्यारा। आगरा की अदालत ने आजीवन कारावास और 17,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। 2 भाइयों के विवाद की सूचना पर थाना क्षेत्र के गांव नहर्रा के पहुंचे थे दरोगा। बिजनौर के अंबे विहार कॉलोनी में देखा गया नाग नागिन का जोड़ा। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग कर्मचारियों से संपर्क किया गया। नए कानून लागू होने के बाद भी लोगों में भय नहीं। चोरी के शक में पड़ोसियों ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गाजीपुर की शादियाबाद थाना क्षेत्र का मामला। मिर्जापुर में अवैध खनन माफिया ने सरेआम मीडिया कर्मी को दिया धमकी। गाली गलौज धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिगना थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव में दुर्घटनाग्रस्त बस सहित मोबा में एक ही व्यक्ति के नाम पर दर्ज है 39 बसें। 35 बस बिना फिटनेस और परमिट के सड़कों पर घूम रही है। बस संचालक का यूपी में बड़ा सिंडिकेट। आगरा में स्मार्ट हेल्थ सेंटर्स और लैब की अनदेखी का मामला। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लिया मामले का संज्ञान। समीक्षा बैठक में अधिकारियों से लेंगे इसकी पूरी जानकारी। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मिशन मोड में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर में तहसीलों और आरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण। 19 दलालों और बिचौलियों को भेजा गया जेल। सहारनपुर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। कहा विश्व में भारत जनसंख्या के लिहाज से बना है पहला देश। तो चलिए बात होगी क्राइम की खबरों की क्राइम फाइल्स में। सहारनपुर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। डकैती की कई वारदात को दे चुके अंजाम। ग्रामीणों की मदद से ट्रैकिंग के जरिए पहुंची है टीम। कानपुर में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने किया फायर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दोनों बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेठी में दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में रिटायर्ड फौजी के साथ की है मारपीट। पेट्रोल भराने को लेकर हुआ था विवाद। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबंग को किया गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी यह गोली। सिरफिरे शौदे ने युवती के पिता की हत्या की थी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशी के बीच मुठभेड़ का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार और 5 तमंचे, जिंदा कारतूस समेत अन्य अवैध सामान भी बरामद। रायबरेली में खौफनाक घटना सामने आई। मामूली विवाद को लेकर पत्नी को जिंदा जलाया गया। पत्नी की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।